बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में आज से तो स्कूल्स भी खुल गए हैं। सो बाय रोड पे आपको नज़र आ रहा था नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था और मैं बिल्कुल इस हक़ में थी कि छुट्टियों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता, क्योंकि अभी जो सर्दी का पीक सीज़न जिसे कहा जाता है वो चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम शहर लाहौर की बात करें, धुंध बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली ठिठुरने वाली सर्दी जिसे कहा जाता है वो है। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। सो अब क्या किया जा सकता है? कल तो बाकायदा तौर पर मुराद राज साहब ने दोबारा से ट्वीट किया और बताया कि जी रूमर्स हैं, सब स्कूल खुल गए हैं और बच्चों ने कल से स्कूल जाना ही जाना है। सो इसके लिए अब यही किया जा सकता है कि जितना आप अपने बच्चों को कवर कर सकते हैं, सर पे टोपी भी पहनाएं, प्रॉपर कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहना के भेजें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मुश्किल है बच्चों को सर्दी से बचाना। स्कूल्स वगैरह में भी ऑब्वियसली इंतज़ामात तो होते ही हैं, लेकिन सर्दी इस कदर ज़्यादा है कि आपको खुद ब खुद केयर करनी है। फिर भी अब स्कूल्स तो खुल गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुबह देखा, ड्राइव एहतियात से प्लीज़ कीजिए, क्योंकि धुंध में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग की ज़रूरत होती है। शहर के अंदर मेन शाहराहों पर बहुत ज़्यादा धुंध है। सो थोड़ा सा टाइम मार्जिन रखकर अगर आप निकलेंगे, पेरेंट्स अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, जो लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम से आपने पहुंचना होता है, तो टाइम मार्जिन थोड़ा सा रख लें तो आप आसानी से और महफूज सफ़र कर सकते हैं। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, तहरीक इंसाफ की रैली कारकुन आपरे से बाहर, सिटी 42 के कैमरामैन पर तशद्दुद। पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, आम इंतखाबात दूर तक नजर नहीं आ रहे, चौधरी शुजात। शहर में आता बहरान बरकरार, लाहौरियों को यौमिया 63,000 थैलों की किल्लत का सामना। और छुट्टी के रोज भी लोड शेडिंग, मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे नहीं समझ आ रही, हम लोड शेडिंग से बाहर नहीं निकल रहे, हम गैस लोड शेडिंग से बाहर नहीं निकल रहे, हम आटे की किल्लत से बाहर नहीं निकल रहे। ये कुछ मसाइल हैं जो कि अरसा दराज से मैं कहती हूँ इंसानी ज़िंदगी का महवो मरकज़ बनी है, लेकिन क्या किया जा सकता है? वो तमाम सूरत हाल जो कि इनको मुतासर कर रही है, जो इस सूरत हाल की मैं कहूँगी वजह बन रही है, वो है हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम। पहली खबर भी यही कर लेते हैं जी। तहरीक इंसाफ की रैली कारकुन आपे से बाहर हो गए, करना क्या चाह रहे हैं असल में ये लोग, मुझे ये बता दें शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो होता है ना, जब आपके पास किसी बात की दलील नहीं होती, उसके बाद या फिर गालम गलोच होता है या फिर तुरतशद्दुद वाक़ियात जिद करनी होती है बस। हाँ, आपको बात का कोई जवाब नहीं है, आपके पास बात करने के लिए कोई है नहीं ऐसी चीज़ जिसकी बुनियाद बनाकर आप दलील के साथ बात करें, तो फिर इस तरह के वाक़ियात होते हैं। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आ गई। कहाँ एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, कहाँ अब लाहौर की लाहौर, कितने मुख्तलिफ हुए, कहाँ अब सब्ज़ाज़ार के लियाकत चौक में आ गए हैं कि वहाँ पे हमने वो इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ तहरीक जो है यहाँ पे है। तो ये देखें, इतना लंबा सफ़र करके 6-7 महीने, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आया? वही पुरतशद्दुद वाक़ियात। देखें, इख्तलाफ हर बंदे को हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अब कैमरा मैन है, वो अपना काम कर रहा है, उसने दिखाना है। बिल्कुल, जो वहाँ रैली में होगा वो वही दिखाएगा। वो कम होगा तो कम दिखाएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा दिखाएगा, वहाँ हुल्लड़बाजी होगी तो वो दिखाएगा। और आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने कैमरा वहाँ पर आपका कैमरा मौजूद है, सब चीजें खुद ब खुद लोगों को नजर आ रही है। अब उसके बावजूद आप एक टारगेट करके और उस टारगेट करके किसी को तशद्दुद का निशाना बनाएं, तो इस पर मेरे ख्याल में अभी तक देखें, ये सूबाई वजीर साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आया। मियां असलम इकबाल साहब की ये रैली थी ना, चले इरशाद डोगर साहब तो चलो वो टिकट होल्डर हैं, वो तो अभी कारकुन ही है ना। एक बंदा जिसके पास पब्लिक ऑफिस है, वो वजीर है, जो हम और आप सब लोगों को ऐवान में
आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी रैली में इस तरह का तशद्दुद हो जाना और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों की खामोशी अख्तियार कर लेना, इससे क्या लगता है कि ये लीडरशिप से लेकर निचले लेवल तक वो यही चाहते हैं कि पुरतशद्दुद तरीके से अब चला जाए। माजी में एक ऐसी जमात थी जिसने पुरतशद्दुद वाक़यात का सहारा लिया, लेकिन आज वो खामोश होकर बैठ के कुछ भी नहीं बना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी डिगर पर चलेगी, उसी तरफ जाएगी, अल्टीमेटली एक तरफ तो वो खामोश हो गए हैं, लेकिन अब मज़ीद उनकी खामोशी जो है वो बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल में दलील के साथ बात करें, आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसकी बुनियाद पर बात की जाए। आप कैमरामैन को, रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को, इनको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो फिर आप एक तो कहते हैं कि यही हमारी आवाज़ है। बिल्कुल। माजी में तो आप कहते थे कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, माजी में थोड़ा अर्सा पहले नहीं, ताकत में थे, मैं वही कह रहा हूँ। उस वक्त ये कहते थे कि यूट्यूबर्स या जो सोशल मीडिया है ये हमारी ताकत है, हमारी जो नौजवान नस्ल है ये हमारी ताकत है, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं। आज अगर टीवी चैनल्स इनको ना दिखाएं तो इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो खुद भी हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो कह रहे होते हैं, नाम लेते हैं कि हमें, और फिर उसके बाद बाज़ ऐसे भी इशू सामने आ जाते हैं जहां पर कुछ चैनल्स को कहा जाता है कि इनको आप सरकारी इवेंट्स में ना बुलाया करें, या इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? अभी तक जो रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो रवैया देखने में आया है वो तो बिल्कुल यही है कि जो उनके हक में खबर दे रहा है या जो उनको पॉजिटिव दिखा रहा है, वो बड़े अच्छे चैनल्स हैं, उनको लाइव के लिए भी पहले बुला लिया जाता है, उनके रिपोर्टर्स को प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग करते हैं उनको तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है, उनकी DSNGs भी रोकी जाती हैं, उनके रिपोर्टर्स के साथ नारवा सलूक भी किया जाता है। वो ये बिल्कुल उसी तरह का एटीट्यूड चल रहा है कि जो उनके साथ हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, जो उनके जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं गद्दार हैं। ऐसे मुल्क बचाया जाएगा? ये मुल्क बचाओ रैली है ना, ये मुल्क इस तरह थोड़ा बचता है। और भट्ट साहब जो हैं हमारे मकसूद भट्ट साहब बड़े अच्छे कैमरामैन हैं, बड़े वर्कर आदमी हैं, और मैंने उनको देखा है जब भी किसी इवेंट पे वो मेरे साथ जाते हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती ना, वो हर एंगल से चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। तो अगर वो आपकी रैली कवर कर रहे हैं उसमें आपको किस बात का डर था? बिल्कुल। अगर वो फुटेज बना रहे थे, आपने कोई ऐसी हुल्लड़बाजी की, ऐसी ड्रामेबाजी की, नौसरबाजी की, बदतमीज़ी की जिसकी वजह से उन्होंने वो कोई फुटेज शूट की और आपने बदतमीज़ी की और आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, ये है आपका रवैया। इस तरह आप मुल्क बचाएंगे। बिल्कुल। और इस तरह की रैलीज के साथ मुल्क बचता है। और आप ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना कि आप पसंद के लोगों को प्रमोट करते हैं, जो आप पे तनकीद करते हैं या जो आपकी गलत चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, आप कहते हैं कि वो गलत लोग हैं, वो ठीक नहीं है, उनको सर फाड़ दो। किसी जगह पे आप बोतलें मारते हैं किसी रिपोर्टर को, तो ये रवैया अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल चलिए, ये तो रवैया आगे मुझे लगता है जोर ही पकड़ेगा। ये पुरतशद्दुद वाक़यात मजीद भी होंगे अगर इसी तरह से रैलियां रहीं और इसी तरह अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना बने तो हो सकता है हमें डंडे भी पड़े। बिल्कुल सही कहा। इनका तो जब वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी ख़वातीन एंकर्स के साथ क्या होता रहा, तारीख का हिस्सा है। जब इक़्तिदार में रहे तब भी यही होता रहा, इक़्तिदार से निकल गए फिर भी वही है, और फिर आने वाला कल पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब बात ये जाननी है कि ये इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ रैली थी। दूसरी जानिब वजीर आला साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो ये जो दो बयानात में तजाद है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सरबराह काफ लीग ये कहते हैं कि असम्बली नहीं टूटेगी और इंतखाबात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ की मुहिम पर है, और दूसरी जानिब चौधरी शुजात साहब ये कह रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा साहब, देखिए, पाकिस्तान में चौधरी शुजात हुसैन साहब ऐसे सियासतदान हैं जिनको हमेशा उनकी बात को सुना भी जाता है और समझा भी जाता है। बहुत मंजे हुए सियासतदान है। चाहे सियासी इख्तलाफ नज़रियात का फ़र्क हो सकता है, आपने अपनी जमात का मंशूर हो सकता है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात सुनी जाती है। क्यू लीग के घर में, क्यू लीग में ही एक चौधरी साहब हैं जिन्होंने असम्बली इमरान खान साहब के कहने पे तोड़नी है, बिल्कुल, और एक चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं टूटेगी। तो फिर होने के अंदर चौधरी सियासत नहीं आती। मेरा ख्याल है दोनों चौधरी यही चाहते हैं कि असम्बली ना टूटे। तो ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की बड़ी स्टेटमेंट है, और असम्बली ना तोड़ने के हवाले से ये पहले चौधरी परवेज इलाही साहब भी यही चाहते हैं कि असम्बली ना टूटे। बिल्कुल। वो तो एतमाद का वोट आईनी तौर पे है, वो आपने
मुकद्दस ऐवान में जाना है, वहाँ एतमाद का वोट लेना है। अगर आपके वोट ज़्यादा हैं तो आप रहेंगे सीएम, अगर कम है तो कोई दूसरा बन जाएगा। ये तो एक आईनी तरीका है, इस प्रोसेस से गुजरना है। आजकल जो मामला चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि हमने असम्बली तोड़नी, और कब मेरे ख्याल में दिसंबर में साहिब साहब शुरू हुआ था, 2023 आ गया, शुरू हो गया। एक कोई जुमा भी दिया था बीच में उनके लीडर ने कि ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन वो जुमे कई गुजर गए, उसके बावजूद नहीं हुआ। असम्बली तोड़ना इसका हल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली तोड़कर इलेक्शन में जाना चाह रही है कि इलेक्शन में जाएं, और चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे हैं कि दूर दूर तक इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा है, ये तो बहुत आगे तक नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आगे भी चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में अब सियासी जो जमातें हैं, जो पीडीएम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, दीगर जो हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि सियासी इस्तेहकाम की फिजा जो है वो हो। तो मामला जो हमारे चल रहे हैं, आम जो लोग इससे पिस रहे हैं, महंगाई का मामला है, हमारे सफारती मामला, इस्तेहकाम रहा, एक जमात रैलियां निकालती रही, दूसरी जाने पीडीएम अपनी कोशिशों में रही, और एक तरफ हमें ये लगता है कि जी दूर दूर तक इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, तो क्या अवाम क्या करेगी? ये मसाइल जो अभी चल रहे हैं साहिब साहब, ये इसी तरह रहेंगे? माना ये देखें, ये जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, हमें ये बड़ी एक तवक्को थी सारी अवाम को, चाहे वो कोई पीटीआई का सपोर्टर था, नून लीग का सपोर्टर था, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था। जिस तरह खान साहब ने दावे किए थे कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, और जो हमें वो सबक बाग दिखाए गए, और सारे ही उससे बड़े मायूस हुए, जो भी था, जो छोटा बड़ा जो भी। लेकिन अब गवर्नमेंट का ये उनका मसला ये है पीटीआई का कि वो कहते हैं कि अगर हम हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं हैं तो सारा कुछ खराब है। अब फिजा ऐसी बनी है, उनको लगता है कि लोग उनके बड़े सपोर्टर हैं, लोग उनकी आवाज़ पे बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं टर्नओवर भी पूरा ना हो, हम एतमाद का वोट भी ना लें, अदम एतमाद भी ना होने दें, तो कहते हैं इलेक्शन करवा लें ताकि अगले 5 साल हम ले लें। आपको ये कैसे इस चीज़ का पता है कि आप अगले इलेक्शन में सारी सीटें जीत जाएंगे और आपकी असम्बली बन जाएगी? अगर आप फिर हार जाएंगे तो फिर यही होगा कि आप कहेंगे दोबारा इलेक्शन करवाएं, मैं लॉन्ग मार्च पे जा रहा हूँ, मैं तशद्दुद होगा, लॉन्ग मार्च होगा, और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की फिजा होगी। आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बना के आप सारे पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में हैं, और पिछले 3.5-4 साल में जो इनकी कारकर्दगी रही है वो देख लें। अब भी पंजाब में जो इनकी गवर्नमेंट है, किसी जगह पे, किसी भी जगह पे अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है कि आप कोई पब्लिक को डिलीवर कर रहे हैं, वो बता दें। किसी सेक्टर पे कोई फोकस ही नहीं है, किसी बंदे की तवज्जो ही नहीं है। पहले आपने सरदार उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया, और जो उन्होंने अपने आप डिलीवर किया वो आपके सामने है। अब चौधरी साहब का है, चौधरी साहब के अज़ाइम ही हो रहे हैं, उनकी तो हर चीज़ ही गुजरात में है, हर चीज़ फोकस ही गुजरात पे है। बाकी पूरा पंजाब जाए भाड़ में, सारे डिपार्टमेंट जाएँ भाड़ में, अपने सिर्फ वज़ीर आला दफ्तर के लिए सारा कुछ है, पंजाब असम्बली के मुलाजमीन के लिए सारा कुछ है, बाकी मुलाजमीन और आम आवाम के लिए ये जो अभी सब चल रहा है कि दर्जा दोम का घी जो है वो 20 रुपए किलो महंगा हो गया है। आम आवाम के लिए सिर्फ यही मुश्किल आते हैं कि आटा कहीं नहीं मिलेगा, और चिकन के रेट आप लोगों के सामने हैं। आम किस तरह से लोग जिंदगी गुजारें। खैर, हम अगली खबर भी शामिल कर लेते हैं। खबर ये है जी, छुट्टी के रोज भी बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई, मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर रहे। छुट्टी के रोज ही नहीं, अब ये रूटीन है, वो जो इलानिया लोड शेडिंग होती थी 1-1 घंटे के लिए, दिन में 3 से 4 दफा वो लाजमी हो रही है, और एक दिन तो पूरा आपकी लाइट गायब रहती है। शायद सिप्रा साहब क्या वजूहात हैं, और अगर अभी ये सूरत हाल है तो फिर आगे गर्मियों में क्या होने वाला है? सिप्रा साहब चोरी वाला स्क्वाड क्या कर रहे हैं आपके? उस दिन तो आप गुस्सा कर गए थे ना। साहिब साहब को याद होगा, मैंने 2-3 महीने पहले कहा था कि सर्दी में भी आपकी बिजली की लोड शेडिंग होगी, आप भी थी बिल्कुल उस वक्त। साहिब साहब ने कहा था कि वो तो धुंध की वजह आपने बताई थी, ये वो वजह है? नहीं, जनरेशन नहीं है ना। देखें अब क्या है, मंगला तरबेला आपका निकल गया, पानी नहीं है। फर्निश पे, एलएनजी पे महंगे दामों आप बनाना नहीं चाह रहे कि सर्दियों में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज करेंगे तो लोगों को भारी भरकम बिल आएंगे, लोग फिर एहतजाज पे जाएंगे। अब उसका दूसरा हल क्या है कि तब भी मैंने कहा था कि बिल कम कर लें या लोड शेडिंग कर लें, तो साहिब साहब ने कहा था हम बिल देंगे, लोड शेडिंग न करें। बिल्कुल। हुकूमत क्या चाह रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से बचाया जाए और इनके बिल कम रहे मौसम सरमा में, क्योंकि गैस के बिल ज़्यादा हैं, कहीं एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है, बजट मुतासिर हो रहा है उस वजह से। अब क्या है कि इस वक्त डिमांड 2600 कभी होती है तो कभी 2800 मेगावाट होती है, 2400 मिल रही है, कभी 2300 मिल रही होती है, 300 से 400 का मेगावाट शॉर्टफॉल भी हो जाता है मेगावाट, कभी 200-250 मेगावाट शॉर्टफॉल होता है। 2 घंटे का शेड्यूल तो बनाया गया कि 2 घंटे लोड शेडिंग की जाए, लेकिन उसको मुतासिर कहाँ पे हो रहा है?
कभी जब आपकी जनरेशन ज़्यादा कम हो, फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन होना शुरू हो, तो आपका नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर लेस्को अख्तियारात वापस लेता है, बराह रास्त ग्रिड्स बंद करता है। गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग ये पिछले 4-5 दिन में होती भी रही है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब धुंध और स्मोग उसका एक अलहदा आंसर है। अब स्मोग के साथ जब धुंध है उसकी वजह से ट्रिपिंग है, आपके सिस्टम में फनी खराबियां पैदा हो रही हैं। वो जो बंदिश है वो तो कंसीडर ही नहीं होती, उसको तो लोड शेडिंग ये कंसीडर ही नहीं करते कि ये लोड शेडिंग है। देखें 1-2 घंटे लोड शेडिंग हो जाए, 2 घंटे आपका फीडर बंद रहे तो 4 घंटे तो लोड शेडिंग आप उसको कहते हैं ना। बिजली बंद करना चले कह रहे हैं, लोड शेडिंग का दूसरा लफ्ज चले, वो लोड शेडिंग और लफ्ज लेते हैं। बिजली तो बंद हो रही है ना, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। तो ये तमाम अवामिल मिल के हो रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अब विफाक को बिजली देनी चाहिए सही साहब की सजेशन के मुताबिक, फर्निश से बना दें, LNG से बना दें, लोड शेडिंग ख़त्म कर दें, बिजली देते रहें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सर्दियों में इतना नहीं पड़ेगा। देखें 200, 300, 400 यूनिट्स आम कंजम्पशन है, सही साहब हीटर चलाएंगे तो 500-600 चल जाएगा, यही होता है। अदरवाइज नहीं होता है, 300-400 के दरमियान रहते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ये लोड शेडिंग रहेगी और मौसम सरमा में चलती रहेगी और फिर आप गर्मा आएगा उसमें तो फिर ना ही पूछे अगर सर्दियों में ये सूरत हाल रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह कहें कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग रहेगी। हाँ। वो ये सूरत हाल तो नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही ना कि अगर अभी हम 2 घंटे आप ऐसे एलानिया कह रहे हैं लेकिन 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ 4 घंटे तक नहीं जा रहा। आपके घर में, मेरे घर में, सिपरा साहब के घर में से एक फ्रिज चल रही होगी, बाकी ये 2-4 बल्ब जल रही हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना चल रहा। अब अगर गर्मियों में आपके 2-4 पंखे चलेंगे, AC चलेगा, तो फिर सिपरा साहब क्या हालत होगी ये भी बता दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2200-2400 यूनिट जो है वो मेगावाट जो है वो आपसे पूरी नहीं हो रही। अच्छा मैं अभी बता देता हूँ साई साहब, और आप फिर याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जून जुलाई में बात करेंगे। ये जो मौसम गर्मा होगा वो इंतहाई भारी गुजरेगा। उसकी क्या वजह है कि बेस टैरिफ आपका चेंज हो चुका है, उसमें 8 रुपये फी यूनिट के हिसाब से इजाफा हो चुका है, जो हमने अक्टूबर में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जून जुलाई तो हम गुजार चुके थे, अक्टूबर में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जो आने वाला साल है मई जून जुलाई जो आएगा, उसमें आपका हाईएस्ट रेट, मतलब कम से कम जो रेट है 18 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा रेट आपका 35 रुपये कुछ पैसे 36 रुपये, ये बेस रेट है। टैक्सेस के अलावा, टैक्सेस के अलावा बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा कि आने वाला जो मौसम गर्मा है, फिर मैं सही साहब से पूछूंगा कि बिजली जानी चाहिए या बिल आने चाहिए। नहीं, उस वक्त बात या बिजली चोरी तो आवाम की चीखें निकल जाएंगी। जो हालात आप बता रहे हैं, सिपरा साहब पहले बता रहे हैं कि तैयारी कर लें, बिजली अगर इस्तेमाल करनी है, चोरी का कोई ना कोई। देखा मेरा काम है अवेयरनेस देना, लोगों को शऊर देना। आयशा कह रही है अगर ये सूरत हाल रहनी है तो मैं तो कहती हूँ सर्दी जाए ना, सर्दी जाए। लेकिन ये अल्टीमेटली मौसम तो चेंज होना ही है, लेकिन इन मसाइल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और फिर बात हम आ जाते हैं जी आम आवाम पर। मुश्किल किसके लिए होगी? गरीब के लिए, आम आवाम के लिए, क्योंकि सारा मलबा उन पर आके गिरेगा। आपने बड़े बिजली चोरों के खिलाफ कुछ नहीं करना, तो बस फिर आवाम इसी तरह से परेशान रहेगी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और हर तरफ महंगाई की दुहाई तो है, लेकिन आटा ना मिलना, मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और इस पे फिर आपको हुक्काम की जानिब से चुप जो है वो समझ से बाहर है। CM साहब कब इसका नोटिस लेंगे, कब हालात में बेहतरी आएगी, इससे माफिया कितना फ़ायदा उठा रहा है, इससे अवाम किस कदर परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यौमिया 63,000 थैलों की किल्लत का सामना है। अब जो लोग तो खरीद सकते हैं वो ज़्यादा खरीद कर सेव करते चले जा रहे हैं, और जिन लोगों ने 1-2 दिन के लिए आटा खरीदना है वो किधर जाएं? साई साहब ना देखें, ये बहुत बड़ा माफिया है, और इसमें फूड डिपार्टमेंट भी और फ्लोर मिल मालकान भी। जब गंदम ख़रीदी जाती है, उसकी जो पहले दिन ख़रीदारी होती है उसमें किसान को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है, उसमें पानी लगाया जाए, उसमें मिट्टी डाली जाए, वो जब चली जाती है मिल मालकान के पास, फ्लोर मिल में, उसमें होता ये है कि आपके पास जो गंदम है ना वो इनफ है, आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत है, उसके लिए आटा भी बहुत होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे रेट है, फ़र्ज़ करें 20 रुपये, पेशावर में रेट है 30 रुपये। तो ये जो स्मगलिंग है, ये अफ़गानिस्तान में इसका रेट इससे भी ज़्यादा होता है। तो ये सारा जो माफिया होता है ना, ये मिला होता है, सप्लाई चेन एक बनी होती है। आपके पास बिल्कुल, आप कैमरा लेके चले जाएँ, आप खुद वहाँ पर चले जाएँ, वो जी 30 बोरियाँ मिलनी है फ्लोर मिल को, उसने ग्राइंडिंग भी करनी है, उसने सप्लाई भी देनी है। लेकिन होता ये है कि बहुत सारी सप्लाई जो है वो फिर चली जाती है अफ़गानिस्तान की तरफ, पेशावर की तरफ।
और जो हमारे अपने लोग हैं जिनकी ज़रूरत है वो कीमतें भी बढ़ जाती हैं, फिर वो जो मार्केट है वो सारी ब्लैक हो जाती है, फिर आटा आपको मिलता नहीं है। आटा 10 थैले जाता है दुकानदार डीलर के पास, वो 30 या 50 थैले उसमें लिखता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि फूड डिपार्टमेंट को और ज़िली इंतज़ामिया को फोकस और अगर फूड डिपार्टमेंट ही इन तमाम तर कार्रवाइयों में मुलव्विस हो, शायद सिप्रा साहब फिर कौन जिम्मेदार है? यहाँ तो जिसको एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, कोई कह रहा है मिल मालिकान जिम्मेदार है, कोई कह रहा है फूड डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, और सब अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। एक ही जिम्मेदार है बंदा, आपके पंजाब का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो तो चुप है बस। अगर वो देखें निचली उनकी उम्र का तकाजा है, सिप्रा साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, उम्र का तकाजा नहीं है, आप मरात लें, उम्र के तकाजे के लिए हेलीकॉप्टर और जहाज़ों की खरीदारी का उम्र का तकाजा नहीं जा रहा, उम्र का तकाजा आप खुद चले गए, उम्र का तकाजे की बात कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक की बात कर रहे हैं, उनको क्या मसाइल हैं। देखें, जब गंदम पिछले साल किसान की बात की साई साहब ने, किसान ने जब बेची, आपने सरकारी इमदादी कीमत जो रखी 2200 रखी थी, बिल्कुल 2200 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम उठाई थी, आज रेट 5200 रुपए हो गया है, 5200, 3000 रुपया कौन कमा रहा है? 8 से 9 महीने में 3000 रुपए 40 किलो गंदम के पीछे कौन कमा रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ है आपका? और इसमें सॉरी सिप्रा साहब को मैं इंटरप्ट करूंगा, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि 5200 मार्केट में कीमत है। मेरा हमारा चूंकि ये काम है, मेरे वाला साहब ने कुछ भी जखीरा की होगी, आड़त चलाते होंगे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नहीं मैं ये बताने लगा, मैं बताने लगा, फिर आपकी ज़रूर बात करिएगा। इसमें मसला ये है कि जितने बड़े बड़े जागीरदार हैं उन सब की गंदम ज़खीरा हुई पड़ी है। किसी छोटे आदमी को, किसी छोटे दुकानदार को, किसी छोटे किसान को ये ज़ख़ीरा करने ही नहीं देते। ये उन पे छापे मारते हैं, उनकी गंदम उठा लेते हैं, कब्ज़े में ले लिए। लेकिन जिनकी 2000 एकड़ है, 5000 एकड़ है, 10,000 एकड़ है, उनको ना ये पूछ सकते हैं, ना ये उनके डेरे पे जाते हैं, ना ये वहाँ पे चेक करते हैं। वहाँ से चूँकि इनको माल आता है, रोटियाँ आती हैं, तो ये सारी गंदम उनकी बिक रही है। जो इस वक्त 5200-5500 रेट है, वो सारा उनका। यही हालात रहे तो शायद सिप्रा साहब क्या बनेगा आम आवाम का? मुझे तो फिर आने वाला साल इलेक्शन साल का है या नहीं है, मुझे तो महंगाई का तूफान नज़र आ रहा है। जो आपने बिजली की सूरत हाल बता दी है, जो यहाँ पर आटे के लिए लोग दौड़े लगा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर, पता चलता है यहाँ से आटा आया, वहाँ से गायब हो गया। क्या करेगी आवाम? देखें, ये साल तो बड़ी दूर है, ये जो 2 महीने हैं जब तक आपकी गंदम की फसल आनी नहीं है, अभी वो उसको तो पहले पानी लगे हैं, पहली खाद भी नहीं है। पिछले दिनों चल रहा था कि खाद का भी शॉर्टफॉल हुआ है। अब 2 से 3 महीने चाहिए गंदम की फसल को वापस मार्केट में आने के लिए। उसके लिए भी 3000 रुपया सुन रहे हैं कि फ़ी मन के हिसाब से आप सरकारी कीमत मुख्तस करने जा रहे हैं कि किसान से 3000 रुपये में उठाएंगे। मुझे बताएं कि ये जो 2 महीने हैं, आप 18 से 20 दिन में 1900 रुपया फ़ी मन के हिसाब से रेट में इजाफा हुआ है, और अगले 2 महीने आपकी नई गंदम की फसल नहीं आनी। यही गंदम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी चाहे हुई है, सरमायाकारों ने की है, जागीरदारों ने की है, सियासतदानों ने की है, या फिर कुछ जो आड़त चलाने वाले लोग हैं उन्होंने की तो है ना। अब वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो मुनाफा कमा रहे हैं, अब ये रेट 1900 रुपये हो सकता है कि 15-20 दिन और गुजरें तो यही रेट जो आज 5000-5500 रुपये हो सकता है 6000 हो जाए, 7000 भी हो जाए। उससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा कि फ्लोर मिल्स जो इस आटा बना रही हैं वो इस पे नहीं बनाएंगी, वो आपको किल्लत इसी तरह रहेगी। मुझे हम हर सोमवार को डिस्कस करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख़वातीन सुबह बैठी होती हैं, तो क्यों बैठी होती हैं? आटे के हसूल के लिए बैठी होती है। आटा ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। घर में सालन ना बने, उसका मुतबादिल हो सकता है, कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन अगर रोटी नहीं है उसका हल नहीं। वही ना, चिकन महंगा है, नहीं अवाम खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे जी? कहाँ नहीं खरीदेंगे, वो उसी तरह ही चल रहा है। मैंने पूछा है पिछले नहीं, कुव्वत खरीद तो कम हुई है। नहीं, कोई खरीद देखे, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, मैं खरीदने गया हूँ, मैंने उसी से पूछा है जिससे मैं इतने अरसे से ले रहा हूँ। मैंने उससे पूछा है, मैंने कहा आपकी कोई जो आपकी एवरेज है जो सेल है उसमें कमी हुई? कहता नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि नहीं हुई? चले एक दुकान को होगा, कोई 10-12 होंगी जहाँ पे कम होगा, कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ होगा, अदरवाइज वहीं पे खड़ी है। लेकिन कब तक महंगाई का ये तूफान हम बाइकआउट करें ये इसका हल नहीं है। देखें, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। मुझे बताएं, डीसी साहब या एसी साहब रात को आपका शटर डाउन करवाने के लिए चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं ना। लेकिन अब आप बाइकआउट की बात करें, शायद सिप्रा साहब, क्या आटे का भी बाइकआउट कर दे? क्या नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ बाइकआउट हल ही नहीं है।
बाइकआउट किसी चीज का हल नहीं है, इसका मुतबादिल यही होता है कि आप मिल्स मालकान को बिठाएं। रोजाना उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हम मिलें बंद कर देंगे, हम आटा नहीं सप्लाई करेंगे, उसके बावजूद हुकूमत खामोश है। ये सूरत हाल फिर इसी तरह से रहनी है। ब्रेक ले लेते हैं, अगर कहा जा रहा है मुझे ब्रेक का, तो नहीं जी, ब्रेक हम बाद में लेंगे, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम रह गया। देखिए, अब मुझे बताएं कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि 63,000 रुपया 63,000 यौमिया थैला की कमी है। ये बहुत बड़ी है और ये वो है जो सरकारी कागजात में होगा। आप ओरिजिनल जाके देखेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा होगी। बात करने का मकसद यह है कि जब तक सरकारी मशीनरी मुतहरिक नहीं होगी, यहाँ टमाटर शॉर्ट हुए थे तो मुझे याद है जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने IG तक को निकाला था, CCPO साहब सड़कों पे होते थे, सब चेक किया करते थे। बिल्कुल ऐसे यही एसीज और यही तमाम जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, अगर ये मुतहरिक हो और अपना फूड डिपार्टमेंट काम करे तो चले। ये जो रोजाना 100-200 रुपए बताई शायद सिप्रा साहब, ये तब काम करेगी जब CM साहब थोड़े से मुतहरिक होंगे। अगर आपने शहबाज शरीफ साहब उन्होंने देखना, वो खुद एक्टिव होते थे तो सारों की दौड़े लगती थी। अदरवाइज ये मसला सिर्फ मसला नहीं, अब आवाम के लिए वबाले जान बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम आज का जो टॉपिक है वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान। हम देख रहे हैं हर दूसरा बंदा हाथ में मोबाइल फोन लिए बैठा है, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते करते आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हो रहा है। फैमिली का कोई गेट टुगेदर है, शादी की तकरीब है, सोशल मीडिया के बगैर मैं कहती हूँ आपका टाइम नहीं गुजर रहा। अब इतना लाजमो मलजूम ये हो चुका है। ऐसे में वो लोग जो कि सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक तूफान है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कुछ ऐसा कंटेंट भी लेकर आते हैं जिसका ना कहा जाता कोई सर है, ना मुंह है, ना कोई पाँव है, लेकिन वो इस तरह से लोग देख रहे हैं कि मिलियंस में उसके व्यूज़ हो जाते हैं। अगर कंपैरिजन करें उस कंटेंट का जो बहुत अच्छा है, जिससे कोई लेसन मिल रहा है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, उसके व्यूज़ इतने नहीं हैं, उसको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे, तो फिर क्यों ऐसा मटेरियल जो कि जिसमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा, जिसमें से आप कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, पर वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब इस पर बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं कि इतनी मेहनत जो लोग करते हैं उनको उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाती है, जबकि फजूल से काम करने वाले लोग जो हैं वो छा भी जाते हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ एप्लीकेशन जिसमें टिकटॉक बेतहाशा भरे पड़े हैं, लोगों का ना उसमें कोई मकसद है, ना उसमें कोई बात है, ना उसमें कोई गुफ्तगू है, ना उसमें कोई, मैं कहती हूँ समटाइम तो कैमरा भी उल्टा सीधा हो रहा होता है और बस समझ नहीं आ रही होती कि क्यों लोग उसको इतना देख रहे हैं। सो ऐसे में आने वाला वक्त नो डाउट सोशल मीडिया का ही है। अगर यही सब कुछ होता रहा तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट आज के शो में मौजूद होंगे, उनसे उनकी राय लेते हैं। और वो लोग जो कि थोड़े से दिल बर्दाश्ता हैं कि जी इतना अच्छा काम करके भी नहीं लोग देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुस्तफ़ा शाह और अली अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी? जी शुक्र। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नो डाउट टैलेंट की तो पाकिस्तान में, आपसे मुस्तफ़ा आगाज़ कर लेते, कमी नहीं है। और सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़बरदस्त टैलेंट हमारे सामने आया है, लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो लोग कहते हैं जिन लोगों में कोई टैलेंट नहीं वो भी मशहूर हो रहे हैं। क्यों ऐसा है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जब उन्होंने कहा टैलेंट की बात है तो उन्होंने कहा मुस्तफ़ा से आगाज़ करते हैं। सो जिस तरह आपने कहा कि टैलेंट की अगर कमी है फिर भी लोग ऐसे क्यों सामने आ रहे हैं, वो अंग्रेज़ी की कहावत है कि न्यूसेंस इवन हैज़ अ वैल्यू। सो एक ये न्यूसेंस वैल्यू है, जिस तरह आपके टिकटॉक हैं और ये मल्टीपल ऐप्स हैं, मैं किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बट अभी जिस तरह रिसेंटली वो एक खातून है जिन्होंने एक मेहंदी का डांस किया, उस पर पीछे एक बैठी हुई आंटी जो है ना आवाज़ार बैठी हुई है बैग पेट पे रख के कि यार ये क्या हो रहा है, उनको भी पता है ये क्या हो रहा है, बट समहाउ इट गॉट क्लिक्ड और वो वायरल हो गया। और जिस तरह अभी हम एक ब्रेक में बात कर रहे थे कि यूजली चीज़ें इस वजह से वायरल हो जाती हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आ रही हो ना कंटेंट पे, तो लोग ये देखते हैं कि हो क्या रहा है उस होने में वो 10 सेकंड वो 15 सेकंड जो है ना वो लॉग हो जाते हैं और वो व्यू काउंट हो जाता है। और एट टाइम्स आप जो है ना क्यूरोसिटी के अंदर यू जस्ट पास ऑन ए कमेंट और वो कमेंट उसके बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं। फिर वो 7 लाख रुपए के जो है ना वो जोड़े बिकना शुरू हो जाते हैं। और कुछ हम जैसे मीडिया वाले लोग हैं, एंकर पर्सन्स हैं, जो अपने शो पे उनको बुला के, क्योंकि हमें पता होता है कि ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के अंदर अगर हम भी ट्रेंडी रहेंगे तो हमारे शो की रेटिंग्स बेहतर रहेंगी, कुछ हमारा भी उसके अंदर हिस्सा है। बट कमिंग बैक
बैक टू द पीपल, एक प्रोसेस है ना। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और हमने जैसे डिग्री की है, आई एम श्योर आपने भी डिग्री की है, तो एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस से ग्रिंड होके आए हैं। अली भाई जो है एजुकेशनिस्ट भी हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो ये अंडरस्टैंड कि किताब पूरी पढ़ना एक प्रोसेस है और वो जो लर्निंग है वही तो मेन चीज है। और आपने किताब आपको कुछ 4 लाइनों के अंदर बता दे, क्या आपको वो प्रोसेस अंडरस्टैंड हो जाएगा? नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो है ना ओवरनाइट फेम तो आपको आ जाएगा, पर उसको कैरी ऑन कैसे करना है, लोगों को अपने साथ कनेक्टेड कैसे रखना है, अपनी ऑडियंसेस को अपने कंटेंट के साथ इंटैक्ट कैसे रखना है, ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है। सो चलें, कोई बात नहीं, एंटरटेन। लेकिन अब ये बात तो अलग है ना, फॉर्मल ट्रेनिंग जिन्होंने ली है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ये वीडियोस हैं, एक वीडियो आपकी हिट हुई और रात ही रात में मिलियंस आपके फॉलोअर्स हो गए। पर है ना, देखें जिस तरह आप कह रही है ना वो ठीक है, पर बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, वो चाय वाला भाई जो है, कितने लोग चले गए ना आगे, उसमें से रहा कौन, सस्टेन किसने किया? पर पीपल लाइक गंजी स्वैग, मेरा ख्याल में ग्रोइंग अप तो वो उसने अपने जो है ना वीलॉग्स वो बना रहा था, मोरू है, जिस तरह की ये अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो उन्होंने इट टुक टाइम, को 8-10 साल की स्ट्रगल है, नाउ दे आर देयर कंटेंट इज कॉन्स्टेंटली एंटरटेनिंग यू। तो चीज़ वो है कि आप अपने बच्चों को जब मोबाइल फ़ोन भी दे रहे हैं तो जस्ट उनको थोड़ा सा एजुकेट भी करेंगे उसको यूज़ कैसे करना है, और कंटेंट जो है वो ओवरनाइट के लिए आपने एंजॉय कर लिया वो ठीक है, बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यू रियली वांट कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आए, तो फिर आप फॉर्मल ट्रेनिंग लें और उस प्रोसेस को गुजरें ताकि आप उसके अंदर से लिविंग क्रिएट कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा, और फिर ये चीज़ें जैसा कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए चलती भी हैं, बहुत थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी नहीं होती है। अली, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एजुकेशनिस्ट भी हैं आप, कितना ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि सोशल मीडिया का अगर वो इस्तेमाल करें, मुस्बत करें, कुछ टिप्स भी बता दें कैसे किया जा सकता है मुस्बत इस्तेमाल? अच्छा ना, आपने अपनी गुफ्तगू में एक जिक्र किया था कि डिसहार्ट हो जाते हैं लोग। एक मैं आपको बात बता दूं, मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुई है, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जितनी भी उनको तरक्की मिलेगी, हर शख्स 5 साल के बाद डिसहार्ट हो जाएगा। अच्छा, चाहे वो वायरल हुआ है या वो नहीं हुआ, क्योंकि हर पर्सनैलिटी का एक वॉच टाइम स्पैन है। उसको लोग देखते हैं, उसको लोग उसकी बातों को सुनते हैं, उसमें फिर सारे उसके वाक़यात ज़िंदगी के, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफी 5 साल के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाती है। मीरा जी उसके बाद फिर एक कोई नया शख्स आ जाता है, उसके बाद फिर कोई नया ट्रेंड आ जाता है। आप गौर करने वाली बात ये, जितने भी लोग वायरल हो रहे हैं उसके पीछे आप देखें कि ज़्यादातर जो कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट का कंटेंट है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक सिंगर जो है वो वायरल हो गया है, या कोई साइंसदान वायरल हो गया है, या कोई बायोलॉजी का जो कोई शख्स है, वो जो मैथमेटिक्स का कोई मास्टर्स है, या कोई डॉक्टर है, वो वायरल हो गया। तो ये वजह, इन्होंने बड़ी खूबसूरत शाह साहब ने बात की कि उनका टाइम स्पैन कम होता है, लेकिन जब जो एक अपना पूरा रिसर्च करके आया होता है उसका टाइम स्पैन ज़रा लंबा हो जाता है। लेकिन मुझे है ना इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, या लोग आजकल बड़ी तनकीद कर रहे हैं वो आयशा पे भी कि इनको 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया या 3 करोड़ उसने कमा लिए। मेरे ख्याल से अगर किसी ने कमा लिए पैसे तो क्या है, अच्छी बात है, एक मिडिल क्लास की लड़की है अगर वो, तो उसने अगर पैसे कमा लिए हैं तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए ना। आप नो डाउट वो तो समटाइम आपकी लक भी चल जाती है, लेकिन हमने अपने नौजवानों को ये बताना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का राइट ट्रैक क्या है। राइट ट्रैक है ना, सिर्फ यही है कि आप वहाँ पे ज़रूर एंटरटेनमेंट देखें, ज़रूर आप वहाँ पे जो भी आपका दिल करता है मूवीज़ हैं वो देखें आप, लेकिन आप उसके साथ साथ जो नॉलेजेबल जो कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, जिसने आपकी करियर ग्रोथ करनी है, जिसने आपको एक्सपोजर देना है, जिसने आपको कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आपसे इंटरव्यू लेने वाले ने ये नहीं पूछना कि आपने एंटरटेनमेंट का कितना स्टफ जो है वो देखा है, उसने आपसे एक्सपोजर पूछना है कि आपको नॉलेज कितना है, आपके पास स्किल्स कितनी है, यहाँ से आपको जॉब मिलेगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं हासिल करने के लिए, जो प्रेजेंटेशन आपने देनी है वो आपको प्रोजेक्ट तब मिलेगा जब लोग आपके नॉलेज से इंस्पायर होंगे। बिल्कुल, तो जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे आप उतना ही बेहतर है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करना ही करना है मुस्तफ़ा, सबने। ब्लॉगर्स हम बहुत सारे देख रहे हैं, टिकटॉकर्स हम बहुत सारे देख रहे हैं जो कि दिनों में आगे जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं,
बीइंग अ नौजवान, मैं आपसे पूछूंगी किस तरह आप लोगों को कहेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात ही रात में फेम ले लेना, वो तो हमने डिस्कस किया ही कि मैटर नहीं करता, लेकिन आपने एक काम अपना लोगों को दिखाना है, सभी लोग कर इन्होंने मुझे ओपनिंग में कह दिया, जवान भी कह दिया। आई रियली लाइक ये कार्य, मेरा ख्याल है इसका थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए हमें। अच्छा, जिस तरह अभी हम सोशल मीडिया की बात करें ना, हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हैं और वो पोर्टफोलियो जो है वो आप किसी भी एजेंसी में जाते हैं, देन यू प्रेजेंट इट। ये जिस तरह अगर आप मॉडलिंग में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहते हैं, सो देन इवन यू डेवलप योर पोर्टफोलियो। अब तो आपका जो है ना वीडियो पोर्टफोलियो भी होता है। सो सोशल मीडिया अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो इन अ वे इट इज योर पोर्टफोलियो। और अगर कोई भी ब्रांड या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंसी है, वो आपके सोशल मीडिया पेज के ऊपर लैंड कर रही है और लैंड करने के बाद अगर आपका कंटेंट अच्छा है, सो दैट इज योर पोर्टफोलियो। आपको टेक्निकली कोई पोर्टफोलियो बना के किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप क्या होता है, अपने इंस्टाग्राम का या सोशल मीडिया हैंडल जो है, आप वो लिंक दूसरे को भेज देते हैं, तो वो आपका कंटेंट देख के दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि आपकी स्क्रीन अपीयरेंस कैसी है, या आपकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग कैसी है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उस हद तक तो अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आना चाह रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ अपलोड करें, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि ये आपका एक पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है। ये इसका मुस्बत तरीका हो गया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने ट्यूटोरियल्स, जो एक वीडियो होती है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई खाना बनाना चाह रहे हैं तो आप वो कहते हैं ना रेसिपी आपको मिल जाती है, तो दैट इज अ ट्यूटोरियल। आपको नया फ़ोन ले रहे हैं, नया इक्विपमेंट ले रहे हैं, आप कैमरा है, एडिटिंग है, आप घर बैठ के सीखना चाह रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी, आप अपने सोशल मीडिया पे जाएं और आप जाके वहाँ से ट्यूटोरियल देखें एज इट इज़। वो ट्यूटोरियल मनोमन जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएं, वो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है। सो अब देखें, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं वही फिर कह रहा हूँ कि अगर आप प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, देन यू नो आप कैफीन है। अगर आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर 10 mg या 20 mg तक पीऊंगा तो ये मुझे एक्टिव भी रखेगा, मेरी फैट बर्निंग प्रोसेस भी होगी, मेरा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। बट अगर आप इसको जो है ना ले जाते हैं 50 mg के ऊपर, देन ऑफ कोर्स आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बट अगर आप किसी बंदे को ये एक्सेस दे रहे हैं, ऑफिस के अंदर आपकी भी लगी हुई है ना वो कॉफी मशीन, जहाँ पे जाके कॉफी का मग फंसा लें और जितनी मर्जी कॉफी पिए, बट आपने येट उसको ये बताना है कि कितनी कैफीन तुम पी सकते हो, वो हेल्दी है। सो मेरा सिर्फ जो एतराज है ना, अली भाई ने जो बात की है, अगर उसने 2 करोड़ कमा लिए, भाई उसने अगर 2 करोड़ कमा लिए, तो उस बच्ची या उस बच्चे का क्या जो 40 लाख रुपए डिग्री में क्या रहा है, वो क्यों ना 2 करोड़ रुपए कमाए। बिल्कुल ऐसे ही है, एज कम्पेयर टू समबडी कि जिसने वो शादी के ऊपर एक ढीले से कपड़े पहन के, माजरत के साथ आई एम सॉरी, मतलब कि मेरी बैशिंग तो है ही है, मेरी बैशिंग मत कीजिएगा, मतलब कि वो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े अपसाइज कपड़े पहन के और आपने जो है ना वो एक डांस कर दिया, वो वायरल हो गया, और आपने प्राइम टाइम के ऊपर मॉर्निंग शोज में उसको बिठा के ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक रात में स्टार भी बना दिया। और फिर उसके ऊपर जसारत ये है, ओबेसिटी है कि तुसी उन्होंने फिर 7 लाख रुपए तो बेच भी रहे हो यार, मतलब कि हैरानगी वाली बात ये है। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही हम डिस्कस करना भी चाह रहे हैं, मैसेज देना भी चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का वो कंटेंट जो हिट जा रहा है उसके अंदर मकसदियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला है कि जी घर बैठ के सोशल मीडिया इस्तेमाल करके हमने पैसे कमाने हैं। सो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? आपसे पहले मैं जान लेती हूँ, मुस्तफ़ा बताइएगा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि नौजवान बस इस तरह पैसे कमा लें? अच्छा, आजकल तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि जिस तरह का टाइम चल रहा है, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग। व्हेन आई से दिस, मोनेटाइजेशन इज नॉट द ओनली सोर्स। कि आप अगर आपका इंस्टाग्राम भी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी हम एक बात करते हैं कि पेड प्रमोशन तो आपका आती हैं, बहुत से नए क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो मतलब कि दे कांट स्पेंड सो मच, वो आपको अपना कपड़े भिजवा के दे गिव यू पेमेंट और आप खुद से कंटेंट क्रिएट करके देन यू अपने पास अपलोड कर लेते हैं और उनको भी कंटेंट दे देते हैं। सो जो भी आप कर रहे हैं, अगर इफ़ यू पुटिंग योर फुल थॉट इन इट 100%, सो यू विल मेक सक्सेस एंड मनी विल, वो एक है तो बड़ा ट्रेडिशनल सी बात कि मनी विल फॉलो यू। पैसा जो है वो नेचुरली है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो पैसे के बगैर तो फिर आप नहीं करते ना, सो पीपल विल स्टार्ट पेइंग यू। दूसरी बात, जैसे हम अली भाई से बात कर रहे थे कि वो और इस पे क्लैरिटी दे देंगे, पर जो स्किल है ना, मेरे से ज़्यादा स्किलफुल बंदा वो है जो इस टाइम पे कैमरे पे बैठा है, बिल्कुल, क्योंकि उसके बगैर मैं डिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल सही, मुझे नहीं आता कैमरा चलाना, हालांकि मैंने जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, मैं जर्नलिस्ट, ट्रेंड जर्नलिस्ट हूँ, बट वो ज़्यादा स्किलफुल है। आज आप मुझे मेरे शो से चैनल वाले फारिग कर दें, मुझे बड़े तरले मिलते करने पड़ेंगे नेक्स्ट चैनल के पास जाने की नहीं है। आप कैमरा मैन को फारिग कर दें, ये जाके
5,000 कम के ऊपर इसको कल ही नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो मैं जितनी भी आपकी यंग यूथ देखने वाली है, जो कुछ भी करें आप स्किल हासिल करें। खाना पका रहे हैं, खाना पकाना भी एक स्किल है। अगर आप मीडिया के अंदर आना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है, सो वट एवर यू डू आप स्किल जरूर डेवलप करें। यानी आपका हाथ का हुनर जो है ना वो आपको कभी आसान जबान में आपने बात कर दी है। हाथ का हुनर एक स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी आती है, आस्ता आस्ता एक कैमरा लेके फोटोग्राफी की तरफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाए। जितने भी अभी आपके टॉप नॉच फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने स्टार्ट इसी तरीके से किया था, हॉबी के तौर पे। देन लेटर ऑन उसके अंदर वो काम सीखते गए और आप उन्होंने अपना प्रोफेशनल अर्निंग बना ली है। सो टिकटॉक हो, कुछ भी हो, आपने स्किल सीखनी। इवन के कंटेंट डेवलपमेंट इज अ स्किल। अब जो लोग हैं, जो व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स हैं, उनको पीपल एजेंसीज ने हायर करना शुरू कर दिया, पीआर एजेंसीज ने हायर करना शुरू हो गया कि उनके बेसिस पे वो कंटेंट डेवलप करते हैं और जो कंटेंट अदर ब्लॉगर्स डेवलप करके लेकर आ रहे हैं उसको ओवरसी करके उनको ब्रीफ बना के देते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। सो अगर आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट इज लाइक वाटर, पानी को आप रोक नहीं सकते, वो अपने रास्ते खुद ही बना सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे एक मैसेज छोटा सा आपसे चाहिए, कैसे लोग सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके पैसे कमा? जी, आपने प्लेटफॉर्म का जिक्र किया कि अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, एक फाइबर है। वहाँ पे आप कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, रिसर्च भी बेस्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं। किसी ने अपनी किताब लिखवानी होती है, किसी ने अपना आर्टिकल लिखवाना होता है। कोई कहता है कि अपने इलाके की हमें ये रिसर्च करके दे दें, कोई कहता है हमें इस टॉपिक पे 20 लोग ये वाले हैं, इनके इंटरव्यूज करके कंटेंट बना के हमें दे दें। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, एडिटिंग का, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मौजूद हैं। अगर आपको सिर्फ कुछ ना कुछ स्किल्स आती हैं, जैसे शाह साहब ने कहा, कोई काम करना आता है, रिसर्च करनी आती है, कोई किताब लिखनी आती है, किसी को प्रोजेक्ट करना आता है, या कोई ऐड बना के उस ब्रांड को उसकी ब्रांडिंग आती है, तो इन दो प्लेटफॉर्म पे काम खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन आपको कुछ आना चाहिए। स्किल्स आपको कभी भी मार नहीं खाने देती हैं। और आप वो जो कह रहे हैं ना कि आप घर बैठ कमा सकते हैं, जो सबसे बड़ा मसला है जी, हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। सो आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आपके वक्त का भी शुक्रिया। अली, आपके वक्त का भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। वेलकम बैक। और अब आपकी जी बर्थडे जिनकी है हमने उनको विश करना है। सो जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स अपनी भेज सकते हैं, इंशाल्लाह कल प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज जिनकी बर्थडे है जी उनमें है उस्मान खान, अलीज़े यासर, कासिम, मोहम्मद इलियास, अदनान समी, उमर मुर्तज़ा। आज इनकी बर्थडे है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो इसके अलावा किन की बर्थडे है जी? आज हुरैन फातिमा की, आयत फातिमा, एरविन समील और मोहम्मद अवैस हैं, मोहम्मद अहमद हैं, अरबाज हैं, और फिर जी निमरा की भी आज बर्थडे है, सायरा सिद्दीकी की भी बर्थडे है, राना अंस, याहिया रब्बानी, मोहम्मद हसीब खान, मोहम्मद मूसा और ओरहान खान की भी आज बर्थडे है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो नाज़रीन, ये तो जिनकी आज बर्थडे थी। जिनकी कल बर्थडे है वो हमें अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं जी, कल के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभी हम चल रहे हैं जी मौसम की सूरत हाल की तरफ। मौसम की सूरत हाल, सर्दी शिद्दत से हम देख रहे हैं बढ़ रही है। तो आपने क्या करना है जी, सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए एहतियात, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था, बहुत सारी एहतियात की आपको ज़रूरत है। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, और अगर आप गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करेंगे तो आपके लिए बहुत मुफीद है। सो सर्दी की शिद्दत से आप इसी तरह से महफूज रह सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है, गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को भी घर से मत लेके निकलें। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको सर्दी की शिद्दत से महफूज रख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।